नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसके अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और नील की खेती जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को करवाने वाला हूं। इन्हीं टॉपिक से पेपर में 20 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूं, किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। अभिकथन ए, कारण आर को ध्यान से पढ़ें। राजस्व वसूली व्यवस्था, महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। कारण, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को दी गई। ये क्वेश्चन दोस्तों इसी वर्ष सीटेट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। कथनों ए बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल से लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इसका कारण 1/3 आबादी खत्म हो गई बंगाल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से पूछा गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर क्या है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो ये क्वेश्चन आपसे रैयतवारी, महलवारी, स्थायी बंदोबस्त, इन सभी को यहाँ पर आपको खत्म करवाऊंगा, यानी कि ये सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग, भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत में बुनकरों के साथ क्या क्या परिवर्तन हुए। जब नील की खेती में बढ़ोतरी हुई, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, नील का व्यापार यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया है, नील वाला टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है एग्जाम में। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर है आपका महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में गलत कथन आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर ये पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में नील की खेती को निज प्रणाली से किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जिसका उन्होंने सामना किया, जो निज प्रणाली का परिणाम थी। तो निज प्रणाली टॉपिक भी आपको इसी में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में यहाँ पर कथन आपसे पूछा गया है। टॉपिक यहाँ पर आ चुका है, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना शासन चलाएगी। वो कैसे चलाएगी, वो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त के रूप में अपना शासन चलाएगी, महलवाड़ी बंदोबस्त के रूप में शासन चलाएगी, रैयतवाड़ी के रूप में अपना शासन ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि गांव वाले जो इलाके हैं वहां पर अपना शासन चलाएगी। तो इस टॉपिक में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सभी चीजों को मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कही गई है, कंपनी दीवान बन गई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध होने के बाद कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल जाती है। उसके बाद की यहाँ पर बात कही गई है, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो घटना घटित हुई है, मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। यानी कि ये जो दीवानी सौंपी गई है बंगाल की, ये रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में सौंपी गई थी। यहाँ पर इतना बताया गया है। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है,
दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। कंपनी की आमदनी के बारे में कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सके। कंपनी अब क्या चाहने लगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिलने लगे और वो जो चीज़ें हैं भारत से निर्मित जो चीज़ें हैं, जैसे सूती कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, इन चीज़ों को वो कम कीमत पर खरीद सके और यूरोप के बाजार में अधिक दाम पर बेच सके। कंपनी की आमदनी का यही मतलब यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य दोगुना हो चुका था। अब दोस्तों बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में सभी चीज़ों का मूल्य दोगुना कर दिया गया था। कपास में भी वृद्धि हो चुकी थी, कपास के मूल्य भी दोगुना हो चुके थे, रेशमी कपड़े भी उनके भी मूल्य दोगुना हो चुके थे। यानी कि भारत के लोगों ने अब अपने रेट जो है वो बढ़ा दिए थे, दुगुना कर दिए थे। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। अगर मैं बात करूं 1765 से पहले की, जब भारत के साथ ये लोग कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत के लोगों को रुपए नहीं देते थे, रुपए के बदले में क्या दिया करते थे, सोना देते थे, चांदी देते थे और इसके बदले में भारत से मसाले हो गए, सूती कपड़े हो गए, इनको ले जाया करती थी। ठीक है, तो यानी कि भारत के लोग इनसे रुपए नहीं लेते थे, रुपए के बदले में सोना और चांदी लेते थे। ठीक है, जो कि सोना चांदी कहाँ से आता था, ब्रिटेन से आता था। ठीक है, लेकिन अब उनको सोना चांदी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बंगाल को अपने हाथों में ले लिया है। अब वो बंगाल से जितना भी राजस्व प्राप्त होगा उसी को रुपए के रूप में वो लोग दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको इतना यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे यहाँ पर बताया गया है, जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन भी गिर रहा था और खेती भी चौपट होने लगी थी। ठीक है, आगे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन बताई गई है, खेती भी चौपट हो गई। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी बंगाल की समाप्त हो गई। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। कब घटती है, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ता है। ठीक है, और 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है, जिसके तहत बंगाल की जितनी भी आबादी थी उनमें से 1/3 आबादी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर आपको कराता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से इसी वर्ष पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, कथन वाला है, ए बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं, मैंने अभी आपको वहां पर बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही आपके राइट कथन हो जाएंगे, दोनों ए तथा बी सही हैं। तो हूबहू क्वेश्चन उसी लाइन से यहाँ पर उठाकर पूछ लिया गया। आप लोगों ने यहाँ पर देखा हूबहू इसी स्टेटमेंट लाइन से सीटेट की परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया।
बंगाल में अकाल पड़ गया, जिससे कि 1/3 आबादी यानी कि 1 करोड़ की 1/3 आबादी समाप्त हो गई। अकाल का दोस्तों कारण क्या था? लोगों से राजस्व वसूला जाता था, जो कारीगर लोग थे वो उस जगह को छोड़कर चले गए। ठीक है, तो ये तमाम घटनाएं घटित होती हैं जिनको मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं खेती में सुधार की जरूरत क्या थी, लोग कैसे खेती में सुधार करना चाहते थे। तो वो आपकी 3 बंदोबस्त यहाँ पर बताए जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, किसकी बात कही गई है? स्थायी बंदोबस्त की बात कही गई है, जो कि 1793 में शुरू हुई थी। दोस्तों इसको किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त को 1793 में शुरू किया था। इसमें किसको राजस्व सौंपने का जिम्मा सौंपा गया था? इसमें जमींदार को। किसको? जमींदार को राजस्व वसूलने का जिम्मा सौंपा गया था। और इसमें जो राजस्व था वो कैसा था? स्थायी था, इसलिए इसका नाम स्थायी बंदोबस्त रख दिया गया। अगर जमींदार लोग राजस्व को नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये था आपका 1793 का स्थायी बंदोबस्त, जिसमें ताल्लुकदार या जमींदार को मान्यता दी गई थी कि आप ही लोग क्या करो, कर वसूलो और मेरे को ये कर दे दो। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा यहाँ पर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें दोस्तों समस्या भी उत्पन्न हुई। समस्या क्या उत्पन्न हुई वो आपके सामने यहाँ पर बताई गई है। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी, यानी कि नीलाम कर दी जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। तो जमींदार भी कई बार कर नहीं दे पाता था कंपनी को, इस कारण उसकी ज़मीनें भी नीलाम कर दी जाती थी, उससे छीन ली जाती थी। ये आपकी थी एक समस्या। और इसमें सूर्यास्त विधि भी थी, यानी कि दिन ढलने से पहले अगर कोई कर नहीं चुका पाता है तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है? इसके बाद दोस्तों दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कर वसूला जाता था। किसानों को लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। ये दोस्तों क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ये मैंने किसकी बात की? मैंने यहाँ पर बात की स्थायी बंदोबस्त की, जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जमींदार को जिम्मा सौंप दिया गया था कि आप ही लोग क्या करो, राजस्व का वसूल करो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हूबहू स्टेटमेंट से डायरेक्ट उठाकर पूछा गया है। भूराजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई? मैंने अभी आपको बताया, ताल्लुकदार हो गया, ठीक है, उसको जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। राजाओं को या ताल्लुकदार को जमींदार के रूप में मान्यता किस भूराजस्व समझौते में दी गई? तो स्थायी समझौते में दोस्तों दी गई थी। ये 1793 में शुरू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। इसमें स्थायी राजस्व था
और इसको जमींदारों को सौंप दिया गया था कि आप लोग इस कर को वसूल लो। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त मैंने आपको यहाँ पर बताया। आपने यहाँ पर देखा हूबहू इसी लाइन से यानी कि हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। किस बंदोबस्त में? स्थायी बंदोबस्त में दी गई। तो क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। ये बात मैंने आपको बताई थी स्थायी बंदोबस्त की। अब मैं यहाँ पर नई व्यवस्था की बात करने वाला हूँ, यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था की बात करने वाला हूँ, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इस चीज को समझने से पहले एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताया था, जो कि 1793 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। ठीक है, इसमें जमींदार को जिम्मेदारी दी गई थी राजस्व वसूलने की, जमींदार को। ठीक है, ये था स्थायी बंदोबस्त। अब मैं बात करने वाला हूं किसकी? महलवाड़ी की। किसकी? महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत 1822 में हुई थी। किसने की थी? होल्ट मैकेंजी ने। किसने? होल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत? महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी 1822 में। इसमें गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी। किसको? गांव का जो प्रधान होगा, गांव का प्रधान बोल लो या गांव का मुखिया बोल लो, उसको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी राजस्व वसूलने की। ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त था ये कहाँ पर लागू किया गया था? ये बंगाल में लागू किया गया था, बिहार में लागू किया गया था, उड़ीसा में लागू किया गया था। और महलवाड़ी व्यवस्था ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट आगरा के कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्रों में, यानी कि उत्तर भारत में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ये मैंने आपको बताया स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। इसको आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था की। यहाँ पर बताया गया है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। 1822 में इसको लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। ठीक है, दर्ज कर लिया, चलो अच्छी बात है। आगे यहाँ पर क्या हुआ? गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व स्थायी नहीं था, परंतु स्थायी बंदोबस्त में स्थायी था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दिया गया। ठीक है, गांव के दोस्तों मुखिया को दिया गया था महलवाड़ी बंदोबस्त में जिम्मा। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी क्वेश्चन कर लेते हैं महलवाड़ी से संबंधित। महलवाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि सीटेट की परीक्षा में इसी वर्ष पूछा गया था। ठीक है, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। यहाँ पर अभिकथन, राजस्व वसूली व्यवस्था महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। बिल्कुल करेक्ट बात कही गई है, 1822 में की गई थी। कारण यहाँ पर बताया गया है, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को दी गई। बिल्कुल करेक्ट बात है, गांव के मुखिया या गांव के प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी गई थी राजस्व वसूलने की महलवाड़ी बंदोबस्त में, जो कि उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में इसको लागू किया गया था। दोनों कथन आपके राइट हैं, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। सेकेंड विकल्प, दोनों ए आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। हूबहू क्वेश्चन उन्हीं स्टेटमेंट से डायरेक्ट उठाकर एग्जाम में पूछा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन महलवाड़ी से रिलेटेड। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है। गलत वाला आपको बताना है। भू राजस्व बंदोबस्त पूरे गांव या महल के साथ किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है, पूरे गांव के साथ किया गया था। गांव को ही महल भी बोला जाता है, ठीक है। इसे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र आपके उत्तर भारत में ही आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ही आता है, और मध्य भारत में भी ये लागू किया गया था। ये भी करेक्ट बात है। राजस्व की मांग समय समय पर निर्धारित की जानी थी, यानी कि इसमें सुधार की भी गुंजाइश थी, संशोधन की भी समय समय पर। ये भी करेक्ट होगा। महलवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड द्वारा तैयार की गई थी। नहीं, ये तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई थी, इसलिए गलत वाला आपको बताना है। इसलिए 4 विकल्प यहाँ पर कैसा होगा, गलत आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन जो कि महलवाड़ी से रिलेटेड है। भारत में भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था की अवधि के दौरान शुरू की गई थी। किस अवधि के दौरान? लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान, लॉर्ड करजन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो शुरू की गई थी, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान शुरू की गई थी महलवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1822 में शुरू की गई थी। मैकेंजी ने इसको शुरू किया था। उस दौरान गवर्नर आपका था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी? अब यहाँ पर बात करने वाले हैं रैयतवारी की, ठीक है। रैयत व्यवस्था की बात करने वाला हूँ। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी के नाम से जाना गया। रैयत का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, रैयत का मतलब होता है किसान, फार्मर, ठीक है। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। रैयत का अर्थ होता है, ठीक है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर पहले ही देखा था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। मद्रास वाले इलाके में, मद्रास हो गया जिसको चेन्नई के नाम से भी जानते हैं वर्तमान में, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक वाले इलाकों में इसको लागू किया गया था दक्षिण भारत में। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुनरो का कहना था कि हम लोग क्या हैं? फादर हैं, अंग्रेज क्या हैं? पिता हैं, और किसान उनके पुत्र हैं। उस भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ये कथन है दोस्तों मुनरो का। तो मैंने आपको तीनों ही व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर आपको रैयतवाड़ी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को करा देता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था। इसमें किसान सीधे तौर पर आपके शामिल थे, करेक्ट होगा। सरकार ने रैयतों को पट्टा दिया, पट्टा दिया यानी कि उनका सर्वेक्षण किया था, ये भी करेक्ट है। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन भी किया, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर आपके सभी करेक्ट हो जाएंगे, तीनों ही यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। मैंने आपको तीनों ही व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया। अगर आप इसको बार बार भूल जाते हो तो यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, जिससे कि आप कभी भी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे इन तीनों व्यवस्थाओं के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताया था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 1793 में इसको लागू किया गया था। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। किसने? कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया गया था। इसमें जिम्मा किसको दिया गया था राजस्व वसूलने का? इसमें जिम्मा दिया गया था जमींदार को। जमींदार हो गया, या जिसको ताल्लुकदार भी बोल लो, क्या बोल लो? ताल्लुकदार
को इसमें जिम्मा दिया गया था राजस्व वसूलने का। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, महलवाड़ी व्यवस्था बताई। महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, ये व्यवस्था 1822 में शुरू हुई थी। होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। किसने? होल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को शुरू किया था, ठीक है, 1822 में। इसमें दोस्तों गांव के प्रधान को जिम्मा दिया गया था राजस्व वसूलने का। गांव का प्रधान बोल लो या गांव का मुखिया बोल लो, ठीक है, तो इनको जिम्मा दिया गया था राजस्व वसूलने का। स्थायी बंदोबस्त जो है ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया था, जबकि महलवाड़ी उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में लागू किया गया था। अब मैंने इन दो के बारे में बता दिया, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रैयतवाड़ी के बारे में, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये भी दोस्तों 1822 या 23 में शुरू की गई थी, ठीक है। किसने शुरू किया था इसको? मुनरो ने, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो और एक व्यक्ति और है अलेक्जेंडर रीड, इन दोनों ने मिलकर इस व्यवस्था को शुरू किया था, ठीक है। इसमें सीधा राजस्व किससे वसूला जाता था? सीधा राजस्व किसानों से वसूला जाता था। रैयतों को इसमें मुखिया बनाया गया था, ठीक है। सीधे तौर पर किसानों से ही कर वसूला जाता था। ये व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी, यानी कि ये व्यवस्था आपकी दक्षिण भारत में लागू की गई थी। मैंने आपको तीनों व्यवस्थाओं के बारे में अच्छे ढंग से बता दिया। अब आप इस व्यवस्था को कभी नहीं भूल पाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ यूरोप के लिए फसलें। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या दोस्तों चाहने लगी? नील की खेती चाहने लगी। भारत के किसानों को ये मजबूर करने लगे खेती करने के लिए। क्यों दोस्तों? जो भूराजस्व समझौते थे स्थायी बंदोबस्त वाले, ठीक है, वो बंदोबस्त आपके सफल नहीं हुए, क्योंकि उनमें लोगों को घाटा हुआ। लोग भाग गए, गांव वीरान हो गए, किसान सब कुछ छोड़ के भाग गए, कारीगरों ने अपना घर मकान सब कुछ छोड़ दिया। अब अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था लाने का प्रयास किया यूरोप के लिए फसलें, ठीक है। तो अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते थे, बल्कि वहां यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया, ठीक है। इसके बाद 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, ये इन्होंने भारत के किसानों का या लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया था, ठीक है। ये लोग चाहते थे कि भारत के लोग बंगाल में पटसन को ही केवल उगाएं, असम में केवल और केवल चाय को ही उगाएं, संयुक्त राज्य यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना को ही उपजाना चाहिए, पंजाब और महाराष्ट्र में कपास को उगाना चाहिए, मद्रास में चावल को उगाना चाहिए। इन लोगों को इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए अंग्रेजों ने बाध्य किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, उस चीज़ की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? रंग का भी दोस्तों इतिहास होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे, तो क्वेश्चन कैसा पूछा गया था? कलमकारी छापे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे, ठीक है, ये मॉरिस के द्वारा बनाए गए चित्र या छापे कह लो, ये भारत का है, ठीक है। तो रंगों का भी प्रयोग होता था भारत में। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं भारतीय नील की मांग क्यों थी? आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का ही नील क्यों चाहिए था? उसके पीछे का कारण क्या है? चलिए जान लेते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहाँ पर जितना भी कपड़ा बनता था उनको रंगने के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करना पड़ता था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप के बाजार में पहुँचती थी, ठीक है, और इसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था।
बोर्ड नामक पौधा था, ठीक है, जो कि ये भी एक शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। यह जो पौधा है दोस्तों, इटली हो गया, दक्षिणी फ्रांस हो गया, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में उगता था, ठीक है। तो वहाँ के लोग इस पौधे से ही कपड़ों को रंग लेते थे, या इस पौधे का जो कुछ भी प्रक्रिया होती थी रंग निकालने की, उसके तहत इसका ही इस्तेमाल करते थे। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, ठीक है। फिर आगे दोस्तों क्या घटना घटित होती है, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। बोर्ड का रंग एकदम बेजान था, फीका था, जबकि नील का मतलब ही अलग ही था। नील एकदम कैसा था, गहरा रंग, चमकदार रंग था, इसलिए वो नील के साथ तुलना बोर्ड पौधे की नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए क्या आगे होता है, 17वीं सदी आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील की आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। मैं अभी आपको यहाँ पर नील की खेती से रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 17वीं सदी आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया था, ठीक है। राजी कर लिया था, क्यों? क्योंकि वो बोर्ड का जो पौधा था वो बेजान था, उसका रंग फीका था, इसलिए। और आगे दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, 18वीं सदी आते आते 18वीं शताब्दी के आखिर, 18वीं शताब्दी का मतलब होता है 1701 से लेकर 1799 का टाइम। अब यहाँ पर कहा गया 18वीं शताब्दी के आखिर, आखिर का मतलब होगा 1790 से लेकर 99 के बीच का टाइम, ये होता है शताब्दी के आखिर तक। भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। भारतीय जो नील था उसकी मांग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग भी वहाँ पर शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, ठीक है। यह नील कहाँ से मिल सकता था, स्रोत की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। अब वो दोस्तों भारत पर ही निर्भर होंगे। बहुत मांग बढ़ चुकी थी, क्योंकि ब्रिटेन में क्या हो गया था, औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था, इसलिए भारतीय नील की मांग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ से भी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछा गया है, क्वेश्चन मैं अभी आपको करा दूंगा। दोस्तों आगे यहाँ पर बताया गया है कि 18वीं सदी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी और बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। दोस्तों क्या हुआ, दुनिया के बाजारों में भारत का नील ही छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, यानी कि ब्रिटेन में, ठीक है, जब औद्योगिकीकरण की शुरुआत से पहले की अगर मैं बात करूं, तब मात्र से मात्र 30% ही नील भारत का पहुंचता था ब्रिटेन में। उसके बाद 1810 में क्या हुआ, 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था, यानी कि 100% आप मान लो इसको, पूरा का पूरा नील ब्रिटेन में ही जाने लगा। इससे पहले मात्र 30% ही जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट
नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। उन्होंने नील के बागान भी लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। तो दोस्तों, इसी स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सीटेट की परीक्षा में 2 क्वेश्चन इन्हीं लाइन से पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे क्या हुआ, स्कॉटलैंड के जो क्या थे दोस्तों, लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, वो भारत में आ गए और बागान अपने नील के लगा दिए। कई लोगों ने नौकरियां भी छोड़ दी मुनाफे के चक्कर में। बहुत से अधिकारी थे, वो एजेंट नील के मतलब कि व्यावसायिक एजेंट के रूप में भारत में नील उगाने के लिए आ गए। और कई बैंक हैं, वो कर्ज देने के लिए भी लोगों को तैयार हो गए, ताकि नील का ज़्यादा से ज़्यादा उपज बढ़ सके। तो चलिए उन क्वेश्चन को यहाँ पर आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट वहीं से उठाकर पूछा गया था। कथनों को पढ़िए और राइट आंसर का जवाब दीजिए। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील का उत्पादन में निवेश करने लगे, बिल्कुल करने लगे। पहला तो स्टेटमेंट 100% राइट यहाँ पर दिया गया है। कारण, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये भी करेक्ट है, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। दोनों यहाँ पर आपके दोस्तों करेक्ट हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था? भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया था। अब यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती 2 मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे, जिसको कहते थे निज खेती। निज खेती की समस्याएं भी थीं। वो समस्याएं कौन कौन थी, वो यहाँ पर जान लो। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ मोटे छोटे खेत ही उनके हाथ लग पाए थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए। वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव भी पैदा हो गया। तो दोस्तों, निज खेती करने वाले जो बाहर के लोग थे, यूरोपीय लोग थे, उन्होंने किसानों को भी हटवा दिया था। ठीक है, और नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही हो सकती थी। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है जो कि याद रखना पड़ेगा आपको। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। आखिर मजदूर कहाँ से आएंगे? बहुत सारे बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की भी आवश्यकता थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। धन की खेती है या यहाँ पर धान की खेती है, ठीक है, पता नहीं क्या है यहाँ पर, परंतु आपने मोटा मोटी यहाँ पर इतना समझ लिया। जो आपकी क्या है, नील की खेती, ये निज तरीके से होती थी, जिसमें कि अफसर या तो जमीन को खरीद लेते थे या जमीन को भाड़े पर ले लिया करते थे। ठीक है, उस पर क्या करते थे, नील की खेती उगाया करते थे। ठीक है, नील की खेती के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए। उपजाऊ जमीन वहाँ होती थी जहाँ पर लोग ज़्यादातर निवास किया करते थे। ठीक है, तो उनको बड़े बड़े भूखंड की जरूरत थी। उनको भूखंड मिल नहीं पाते थे, तो वो किसानों को क्या करते थे, किसानों को हटवा दिया करते थे। ठीक है, जबरदस्ती उनको हटा दिया करते थे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में नील की खेती की निज प्रणाली से किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जिसका उन्होंने सामना किया, जो निज प्रणाली का परिणाम थी? निज प्रणाली का परिणाम क्या थी दोस्तों? जो व्यक्ति नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे, उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया था। हटवा दिया गया था, मैंने अभी आपको बताया था, हटवा दिया गया था। ठीक है, यही करेक्ट
यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थी निज खेती वाली बात, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर आती है बीघा की। बीघा दोस्तों क्या है? बीघा जमीन माप की एक इकाई होती है, बीघा, ठीक है। 1/3 एकड़ कर दिया गया था उस दौरान बंगाल में, ठीक है। तो वो बीघा है। बीघा एक जमीन मापने की एक इकाई होती है। निज खेती करने के लिए दोस्तों उनको किस किस की आवश्यकता थी उस दौरान? हल और बैलों की दोस्तों जरूरत पड़ती थी, ठीक है। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। तो ये हल बैल की भी यहाँ पर किस्सा या कहानी एक तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। रैयतों की ज़मीन पर दोस्तों नील की खेती होने लगी थी, ठीक है। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं यानी कि रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। तो इस तहत वो रैयतों से भी सट्टा यानी कि अनुबंध किया करते थे, ठीक है। आगे आगे इस संबंध में दोस्तों क्या होता है? बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया केवल कराता था, जबकि मिट्टी को तैयार करना, उसमें बीज बोना, फसल की देख रेख करना, ये सारा का सारा जिम्मा जो है वो काश्तकारों के ऊपर यानी कि किसान के ही ऊपर रहता था। जिससे दोस्तों क्या हुआ? आगे बहुत सारे विद्रोह भी सामने देखने को मिलते हैं। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज फिर मिल जाता था। वही चक्र दोबारा चलता रहता था, यानी कि ये रैयत को बदले में कर्ज दे दिया करते थे, ठीक है। और उनके बदले में उनकी खेती पर ये नील उगाया करते थे, ठीक है। ये था एक नील खेती का एक सिस्टम, ठीक है। नील की खेती कैसे होती थी इस चीज़ को आप जान लो, या ये आपके एग्ज़ाम के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित होते थे। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। इसीलिए दोस्तों नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अगर नील की खेती अगर खेत में बोई गई तो उसके बाद धान की खेती नहीं उपजाई जा सकती थी, क्योंकि भूमि एक प्रकार से बंजर हो जाती थी, उपजाऊ उसकी क्षमता खत्म हो जाती थी। अब जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान थे, रैयत थे, वो नील विद्रोह करने के लिए आगे खड़े हो चुके थे, क्योंकि दोस्तों मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों यानी कि किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दोस्तों उनको घाटा होने लगा, ठीक है। और उन्होंने लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ीं। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। एजेंटों की पिटाई भी दोस्तों की गई। रैयतों यानी कि किसानों ने कसम खा ली कि वे कभी भी नील की खेती नहीं करेंगे, ना ही करने के लिए उसको कर्जा लेंगे, ठीक है, इन अधिकारियों से। और लठियाली जो लाठीधारी गुंडे थे, मालिक जो गुंडे थे, उनसे भी ये लोग नहीं डरेंगे। इस प्रकार दोस्त क्या हुआ? आगे नील का विद्रोह शुरू हो जाता है। नील के किसान चुप बैठने को तैयार ही नहीं थे, ठीक है, तो वो तैयार नहीं थे। आगे दोस्तों 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने भी नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या था? ये था नील विद्रोह। नील विद्रोह उस दौरान नील विद्रोह के दौरान इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने क्या किया है? ना करने का हुक्म दे दिया, यानी कि आप लोग नील की खेती ना करो। ये भी अफवाह फैल गई थी, ठीक है। ईडन, यहाँ पर क्या लिखा है? ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोट की स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाइयों को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया, ठीक है।
उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। आगे उन्होंने एक कानून भी बना दिया था, नील कानून। इस बगावत से परेशान होकर सरकार ने बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलाई बाहर से, ठीक है, और इसको सुरक्षा करने के लिए नील आयोग का भी गठन कर दिया गया था। आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए आलोचना भी की। आगे दोस्तों, जब पूरी तरह नील का व्यापार एक तरीके से बंद हो जाता है तो 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम, यानी कि जब लोगों के हाथों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कृत्रिम रंग का निर्माण होने लगा था, ठीक है, इससे उनका व्यवसाय भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत को लौटे थे, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले 1917 में गांधी जी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, बिहार में शुरुआत की थी। दोस्तों, एक बार मैं सभी प्रश्नों को पुनः करवा देता हूं। तो पहला प्रश्न, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन, राजस्व वसूली व्यवस्था माहवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी, करेक्ट है। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को दी गई। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर होगा। 1822 में होल्ट मैकेंजी ने माहवारी व्यवस्था को लागू किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाकों में इसको लागू किया गया था। इसमें गांव के मुखिया या गांव के प्रधान को जिम्मेदारी दी गई थी राजस्व वसूलने की। दोनों कथन यहाँ पर राइट होंगे, दोनों एक दूसरे की यहाँ पर सही व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन कहता क्या है उस चीज को आप सबसे पहले समझ लो। तो यहाँ पर कहता है कथन और का, यहाँ पर भी दो कथन वाला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, जिससे कि 1 करोड़ लोग मारे गए, और इस अकाल में दोस्तों 1/3 आबादी बंगाल की समाप्त हो गई थी। दोनों कथन आपके राइट हैं, दोनों आपके कैसे हैं, राइट हैं। बोथ ए एंड बी आर यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर फटाक से। भूराजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी? ये दी गई थी स्थायी बंदोबस्त में। 1793 में शुरू हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू की गई थी। रैयतवारी को किसने शुरू किया था? मुनरो ने इसको शुरू किया था, ठीक है, मुनरो ने। और इसको किसने शुरू किया था? मुनरो और रीड ने इसको दोस्तों शुरू किया था। माहवारी को मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था 1822 में, ठीक है। तो ये इतना आप लोग याद रखोगे, स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन आए थे? अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था, क्योंकि कपड़ा का मांग यूरोपीय बाजारों में अधिक हो चुका था, करेक्ट होगा। भारत के कई लोगों ने कताई हो गया, धुलाई हो गया, रंगाई का धंधा अपना लिया था, ठीक है। और एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली को भी अपना लिया था। तो यहाँ पर आपके दोनों कैसे होंगे? दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों आपके यहाँ पर कौन कौन से? ए और डी, ए डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे कंपनी के कर्मचारी भी नील का उत्पादन में निवेश करने लगे थे, ये भी करेक्ट है। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड से आए, इंग्लैंड से आए, भारत में नील के बागान के मालिक भी बन गए। दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों करेक्ट, सही व्याख्या भी करते हैं। 4 विकल्प करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था? ये हुआ था, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? माहवारी भूराजस्व व्यवस्था के बारे में गलत आपको बताना था, तो ये 4 वाला गलत है। माहवारी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। ये रीड के द्वारा नहीं तैयार की गई थी, ये किसके द्वारा? ये मैकेंजी के द्वारा, होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी, परंतु गलत बताना, इसलिए गलत आपका 4 वाला है।
4 वाला करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पर ये सभी आपके राइट हैं, 4 वाला गलत है, गलत बताना है, इसलिए 4 करेक्ट आंसर माना जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में नील की खेती की निज प्रणाली से किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जिसका उन्होंने सामना किया जो निज प्रणाली का परिणाम थी? निज प्रणाली का परिणाम क्या थी दोस्तों? जो व्यक्ति नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी ज़मीनों से हटवा दिया गया था। हटवा दिया गया था, मैंने अभी आपको बताया था, हटवा दिया गया था। ठीक है, यही करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, रैयतवाड़ी के बारे में। इसमें सीधे किसानों से राजस्व लिया जाता था, करेक्ट। सरकार ने रैयतों को पट्टा दिया था। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण या जांच अच्छे ढंग से की गई थी। सभी यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।